रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ये दो तस्वीर आप दो लोग दिख रहे हैं, ये तो मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, और ये है, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, बताएगा कोई? इनका नाम क्या है इस महिला का? शेख शेख हसीना। वेरी गुड, शेख हसीना इनका नाम है। ये भी प्राइम मिनिस्टर है, ये भी वहां के प्रधानमंत्री। शेख हसीना। तो 1971 में मैंने आपको जब भारत पाकिस्तान बताया था, तो मैंने बताया था 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और बांग्लादेश को एक आजाद मुल्क बना दिया। आज चल रहा है 2021, मतलब इनकी आजादी को 50 साल हो गए। तो इस 2021 में ये शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिक्वेस्ट की कि आप आइए, 50 साल हो रहे हमें आजादी को, आप आइए हमारी परेड में शामिल होइए। तो हमने बोला ठीक है, हम आएंगे। ये न्यूज में इसलिए है कि बांग्लादेश के 50वें इसे कहते हैं स्वतंत्रता दिवस पे मोदी जी को बुलाया गया है, भारत को किया गया था, भाई आपकी वजह से हम आजाद हुए हैं, आपने ही 1971 वॉर में हमें सहायता की थी। नहीं तो 1971 से पहले बांग्लादेश नाम का जो देश था उसे कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो जो 1971 की वॉर हुई थी, इसमें हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। ठीक है, तो ये तस्वीर आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो होगी करंट अफेयर्स वाली बात कि भैया क्या हुआ था। अब चलते हैं मैप की ओर। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई मुझे बताएगा, हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे बड़ी बॉर्डर हमारी किसके साथ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। वेरी गुड, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर है। ये बॉर्डर है 4096 किलोमीटर की, 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है। और आप देखिए, पश्चिम बंगाल से इसकी बॉर्डर है, उसके बाद आसाम से बॉर्डर है, मेघालय से बॉर्डर है, त्रिपुरा से बॉर्डर है, मिजोरम से बॉर्डर है। ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं बोलूं तो अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर नहीं है, नागालैंड से बॉर्डर नहीं है, और मणिपुर से बॉर्डर नहीं, बाकी सारे राज्यों से बॉर्डर है। ठीक है, तो काफी ज्यादा स्टेट को टच कर रहा है बांग्लादेश। और बांग्लादेश जो था ये 1971 से पहले क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। ये 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान था। और हमारी सबसे बड़ी बॉर्डर भी बांग्लादेश के साथ लगती है। ये आपने फैक्ट जान लिया, आपने इसकी लोकेशन जान ली कि बांग्लादेश है कहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे साथ कैसे हैं। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ये भी एक मैप है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़े इतिहास की ओर। जैसा कि मैंने बोला, बांग्लादेश बना ही कब है? बांग्लादेश अभी नया नया देश बना है, और जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, उसमें हमने बांग्लादेश को बनाया। 3 दिसंबर 1971 को ये युद्ध शुरू हुआ था, और 16 दिसंबर को ये युद्ध खत्म हो गया था। मतलब कितने दिन युद्ध चला? 13 डेज। 16 दिसंबर को एक नया देश पैदा हुआ, जिसका नाम था बांग्लादेश। उस समय की इंदिरा गांधी ने दुनिया को बोला, बधाई हो, एक नया देश पैदा हुआ, उसका नाम है बांग्लादेश। 1971 को 16 दिसंबर को बांग्लादेश पैदा हुआ। ठीक है, अब बांग्लादेश क्यों पैदा हुआ, क्यों लड़ाई हुई, इसका मैंने इंडियन पाकिस्तान वाले लेक्चर में बताया है कि बांग्लादेश वाले जो लोग थे उनके साथ भेदभाव हो रहा था, और मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें थी। ठीक है, ये सब मैंने उस वाले लेक्चर में आपको समझा दिया है। अब बांग्लादेश की तरफ से जो लोग बांग्लादेश को आजाद कराना चाह रहे थे, उनकी एक पूरी सेना बनी थी, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी, और इस मुक्ति वाहिनी सेना को इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, ये मुक्ति वाहिनी सेना किस देश की है? बांग्लादेश की, और इसको इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही थी। अब जब बांग्लादेश बनता है तो जिस समय बांग्लादेश बना, ये युद्ध हुआ। अब ऐसा तो नहीं कि भाई युद्ध बिना काम के हो जाएगा, या आज मन हुआ कि भाई लड़ते हैं तो लड़ दें, ऐसा होता नहीं है कभी भी। युद्ध अगर हो रहा है, युद्ध एक एक्सट्रीम कंडीशन है, मतलब युद्ध होने से पहले बहुत सी बातें हो चुकी होंगी। तो हुआ ये था कि 24 मार्च को, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, 24 मार्च 1971, अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ है, युद्ध तो देखिए दिसंबर में हुआ है। 24 मार्च 1971 को तो पाकिस्तान था, इस समय ये भी पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान की आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, इसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट, इस ऑपरेशन में क्या था, पाकिस्तानी आर्मी को ऑर्डर थे कि जो लोग ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश बनवाना चाह रहे हैं, मतलब जो विद्रोही हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के मारो। तो ये पूरे बांग्लादेश में
पाकिस्तानी आर्मी घुस गई क्योंकि वो तो था पाकिस्तानी, और चुन चुन के लोगों को मारना शुरू किया। और 24 मार्च से एक शुरू हुआ था ऑपरेशन सर्च लाइट। तो इस दिन से बहुत सारे बांग्लादेशी लोग भाग के कहाँ गए, भारत आ गए। मैंने मैप में दिखाया है कि बांग्लादेश के चारों ओर भारत है, तो बहुत सारे लोग भाग के भारत आ गए। और जब भारत आ गए तो सबसे ज्यादा लोग असम में घुस गए, बहुत सारे और भी नेबरिंग स्टेट्स में घुस गए। तो तो आज जो एक मुद्दा चलता है जिसका नाम है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हम ये कहा है कि भाई जो ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले तक भारत आ गए हैं, उनको हम भारत की नागरिकता दे देंगे। ये हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम कहता है। तो अभी जो हल्ला मचा है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है स्टेट सब, वो कह रहे हैं कि यार बहुत सारे लोग बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पे आ गए हैं और उस समय से आए हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग आते गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में क्या गोली चल रही थी। और एक मोटा मोटा एस्टिमेट है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कम से कम 30 लाख बांग्लादेशियों को मार डाला। 30 लाख बांग्लादेशियों को मार डाला, इसमें बच्चे बूढ़े सब थे। तो जो बचे वो तो भागेंगे, भारत ही आएंगे। कुछ म्यांमार भी गए, लेकिन बहुत सारे भारत गए। और जब इतने सारे लोग भारत आ रहे थे तो उस समय 1 करोड़ 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में थे। और इंदिरा गांधी को लगा यार ये क्या मजाक चल रहा है, इतने सारे लोग अगर मेरे देश में घुस जाएंगे तो मैं इनको खाना कैसे खिलाऊंगी, इनको पालूंगी कैसे। तो हमारे लिए जरूरी हो गया था युद्ध करना, क्योंकि 1 करोड़ उस समय बांग्लादेशी घुस गए थे। आज तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और आज जो एनआरसी और सीए को लेकर विरोध चलते हैं, उसका मेन कारण यही है कि उस समय की सरकार ने कहा था जो बांग्लादेशी हैं, जो बाहर से आए हैं, उनको उनके देश भेजा जाएगा। लेकिन अभी जो सरकार ने सीए लाया है कानून 2019 में, उसमें ये कहा है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं और जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हैं, उनको हम नागरिक बना देंगे। तो अगर कोई नागरिक बनेगा तो रहे वो जहाँ रह रहा है, मान लो असम में रह रहा है या मिजोरम में रह रहा है या मणिपुर रह रहा है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वहाँ पे जमीन पहले तो बहुत कम है, उसके बाद क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है, जमीन है नहीं वहाँ पे। दूसरा वहाँ पे ट्राइबल्स बहुत सारे रहते हैं। तो अब ये हो रहा है बहुत सारे स्टेट में, जैसे मान लो असम में असमिया लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं असम में, या मिजोरम में मिजो लोग रहते हैं। लेकिन ये तो पहले से रहते आ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी यहाँ बहुत सारे आ गए हैं, कई सालों से आ रहे हैं। तो अब अगर इनको नागरिकता मिल जाएगी, तो ये असमिया मिजो वाले या मेघालय वाले ये कह रहे हैं अगर इनको आप नागरिकता दे दोगे तो ये इस राज्य में अपने अपने राज्य में हम माइनॉरिटी में हो जाएंगे। असम राज्य में असमिया बोलने वाले अल्पसंख्यक हो जाएंगे और ये बांग्लादेशी बहुसंख्यक हो जाएंगे, मिजोरम वाले में मिजो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और बात भी सही है, मान लो किसी किसी गांव में 2 लोग रहते थे और बाहरी आ गए 8 लोग, तो इस गांव में टोटल जनसंख्या कितनी होगी, 10 की। अब अगर सरकार कहे कि ये अब जो बाहरी आए हैं इनको भी हम नागरिक बना देंगे, तो इस गांव में अब 10 लोग रहेंगे। तो पहले इन 2 लोगों की चलती थी, यहाँ पे चलती क्या थी, मतलब इनका इलाका था, सब कुछ अपना रहे थे। अब ये 2 लोग क्या हो गए, यहाँ पे माइनॉरिटी हो गए। अब कोई भी सरकार आएगी, कोई भी मंत्री आएगा तो इन 8 लोगों के को ध्यान देगा कि यही इसका वोट बैंक है। तो अभी सारा दिक्कत यही चल रहा है। ठीक है, तो ये कभी अपन विस्तार में बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे आप जान लीजिए जो बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज आए थे और क्यों आए थे, क्योंकि ऑपरेशन सर्चलाइट चला था। ऑपरेशन सर्चलाइट क्यों चला था, क्योंकि पाकिस्तान सरकार को ये पूरा अंदेशा था कि भारत सपोर्ट कर रहा है मुक्ति वाहिनी का, और मुक्ति वाहिनी के लोग अलग होना चाह रहे हैं, वो अलग देश बनाना चाह रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था पाकिस्तानी आर्मी ने। और उसमें लगभग 30 लाख लोगों को मारा। उसमें बहुत सारे लोग इस डर से भारत भाग गए, जिन्हें हम कहते हैं बांग्लादेशी शरणार्थी या बांग्लादेशी रिफ्यूजीज, जो कई सालों से, अब 1971 से 2021 हो गया, 50 साल हो गए। बहुत सारे तो 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। ठीक है, उनके माँ बाप आ गए थे। और अभी का जो कानून आया है इसमें ये बोला गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम, अब नॉन मुस्लिम में तो हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, पंजाबी भी आता है, जैन भी आता है, पारसी भी आता है, ईसाई भी आता है। और बांग्लादेश से तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम में आए थे, बांग्लादेश से तो बहुत सारे लोग आए थे। तो ये जो स्टेट वाले हैं ना, असम या मिजोरम मेघालय, वो कह रहे हैं हमें धर्म से मतलब नहीं है, ये लोग बाहरी हैं, अगर आपको इनको रखना है कहीं और रखिए ना। आप हमारे आप बोल रहे हैं कि ये नागरिक बनेंगे और ये हमारे स्टेट में रहेंगे, तो ये हमारे रिसोर्सेज पे हावी हो जाएंगे। भाई हमारे पास वैसे भी जमीन कम है, नौकरियां कम है। अब ये बांग्लादेशी लोग अगर सिटीजन कहलाएंगे तो असम पीएससी दिया करेंगे, तो नौकरी कम हो जाएगी। तो उनकी बात भी सही है, लेकिन अब सरकार की बात भी सही है। ठीक है, अवामी लीग पार्टी है, मुक्ति बहानी उस समय की, जैसे भगत सिंह क्या थे हमारे पास, भगत सिंह हमारे लिए तो क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के लिए क्या थे, आतंकवादी। सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के लिए क्या थे, आतंकवादी। वैसे मुक्ति बहानी बांग्लादेश के लिए तो क्रांतिकारी, लेकिन पाकिस्तानी की नजर में क्या थी, आतंकवादी, या ऐसे लोग जो विद्रोह कर रहे हैं, क्रांतिकारी थे। तो अवामी लीग एक पार्टी है, मुक्ति बहानी तो ऐसे लोग थे जो लोग लड़ रहे थे
बंदूक चला रहे थे पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, और इनको ट्रेनिंग हमारी आर्मी दे रही थी। तो ठीक है, ऑपरेशन सर्चलाइट ध्यान रखिएगा, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग भारत में आए। और ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन हमारे और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ा विवाद यही है, ये बांग्लादेशी रिफ्यूजियों का। भाई बांग्लादेश बोलते हैं हम इनको वापस नहीं लेंगे, और ये रिफ्यूजी बोलते हैं पिछले 30 साल से यहाँ रह रहे हैं तो हम तो कहीं नहीं जाएंगे। और ये जहाँ रह रहे हैं, मान लो आसाम में रह रहे हैं, मेघालय में या मिजोरम में, त्रिपुरा में या मणिपुर में, तो वो छोटे छोटे राज्य हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ सदियों से रह आ रहे हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो बोल रहे हैं यार ये जब आ जाएंगे, इतने सारे हैं ये, और इनको आप नागरिक बना दोगे तो कल को इनका आधार कार्ड बनेगा, कल को ये हमारी पीएससी भी देंगे, कल को यहाँ की जॉब भी लेंगे, कल को सरकार का जो अनाज आएगा वो भी लेंगे, तो जो हमारे लिए सुविधा होनी थी वो उन सब में बढ़ जाएगी। तो उनकी भी बात सही है। अरे ऐसे नहीं मिला सकते बेटा चित्रांश, सबको हम भारत में कैसे मिला लेंगे, अपना देश तो हमसे संभल नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा 16 दिसंबर को ये युद्ध समाप्त हो गया, तो 16 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने सबको बोला बधाई हो बधाई हो, बांग्लादेश पैदा हुआ है। इसलिए 16 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, विजय दिवस। ये बंगाली में विजय को बिजोय बोलते, बिजोय दिवस। ठीक है, इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। इस माइंड मैप को मैं बाद में समझाऊंगा आप लोगों को। अच्छा, अब जब इतनी बड़ी बॉर्डर हमारे और बांग्लादेश के साथ है, तो भाई कुछ विवाद भी है। तो पहला विवाद तो आपने जान लिया, बांग्लादेशी रिफ्यूजी वाला विवाद तो आपने जान लिया। और उस विवाद को लेकर अभी जो चल रहा है वो एनआरसी चल रहा है और सीए चल रहा है, इसके लिए अभी विवाद चल रहा है। ठीक है। दूसरा विवाद ये है, बहुत सारी नदियां भारत से होकर बांग्लादेश जाती है, बहुत सारी नदियां, क्योंकि बांग्लादेश नीचे वाले हिस्से में, यहाँ तक कि आपकी गंगा है या ब्रह्मपुत्र है, ये सब बांग्लादेश जाती है। तो अभी क्या है, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिसके पानी को लेकर विवाद है कि कितना पानी तुम लोगे, कितना पानी हम लेंगे। और इसमें सबसे बड़ा विवाद है तीस्ता नदी को लेकर, तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर को लेकर सबसे बड़ा विवाद है। क्योंकि पानी के लिए मैं तो आप जानते ही, जैसे हमने इंडस वाटर संधि देखी है भारत बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के बीच में, बताएंगे कभी। एनआरसी और सीए के बारे में हम तब बताएंगे जब किसी करंट अफेयर्स में उसकी न्यूज उठ के आएगी, तब मैं उसको डिटेल में बता दूंगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 ऐसी नदियां हैं जो भारत से निकल के बांग्लादेश चली जाती है, 54 नदियां। उन 54 नदियों के पानी में विवाद है कि कितना पानी तुम लोग, कितना पानी हम लेंगे। क्योंकि बांग्लादेश जमीन में तो बहुत छोटा एरिया उसका बहुत कम है, लेकिन वहाँ आबादी बहुत ज्यादा रहती है। और सबसे बड़ा विवाद जो है वो तीस्ता नदी को लेकर है। क्योंकि भाई बांग्लादेश से जो सबसे बड़ा राज्य लगता है वो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जब पानी रोकता है अपने किसानों के लिए, तो बांग्लादेश खड़ा हो जाता है कि भाई मेरा पानी क्यों रोका। और पश्चिम बंगाल बोलता है अगर हम सारा पानी बांग्लादेश को दे देंगे तो हमारे किसान भूखे मर जाएंगे, उनको पानी कहाँ से मिलेगा। तो बड़ा विवाद चलता है, और हर देशों में विवाद है, नदी को लेकर तो हर देशों में विवाद है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि टोटल 54 नदियों को लेकर विवाद है, सबसे बड़ी जो विवाद है वो है तीस्ता जल समझौता या तीस्ता नदी को लेकर विवाद। ये आपको ध्यान रखना है। भारत और बांग्लादेश जो है ये सार्क में साथ, सार्क मतलब 1985 में बना संगठन है, उसमें 8 देश आते हैं। भारत और बांग्लादेश बिम्स्टेक्स में भी साथ है, ये 1967 में बना है, और इसमें 7 कंट्रीज आते हैं। भारत और बांग्लादेश इंडियन ओशन एसोसिएशन में भी है साथ, इसमें 27 देश आते हैं। और भारत और बांग्लादेश कॉमनवेल्थ देशों में भी आते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ देश अमूमन वो देश है जो कभी ब्रिटेन के अंडर में रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में शामिल देश ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे, कुछ लोग शिक्षा से भी इस ग्रुप में शामिल हुए। तो कॉमनवेल्थ जैसे सिंपल सी बात है, भाई बांग्लादेश ब्रिटेन के अंडर था ही, क्योंकि 1947 से पहले सब तो भारत ही था ना। तो पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है, हम भी मेंबर हैं, श्रीलंका भी मेंबर है, और बांग्लादेश भी मेंबर है, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो इन सारे ग्रुपों में हम और बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, अपनी बैठक साझा करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि हमने अभी श्रीलंका के साथ देखा था, हमारी डिफेंस एक्सरसाइजें होती हैं, वैसे बांग्लादेश के साथ हम जो करते हैं संयुक्त युद्ध अभ्यास, वो है संप्रीति नाम का। संप्रीति, संप्रीति नाम का युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश। ये आर्मी का है, संप्रीति आर्मी का है। और नेवी का है मिलान नाम से, मिलान, मिलन नाम, मिलान या मिलन नाम से जो है वो भारत बांग्लादेश की नेवी का है। ठीक है, जब सबसे बड़ी बॉर्डर हमारी और बांग्लादेश के बीच में, तो सबसे ज्यादा फोर्सेस भी यहाँ पे लगी होंगी, या सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत भी बांग्लादेश के साथ है हमारी। दूसरा, बांग्लादेश के साथ जो बहुत बड़ी बॉर्डर है ना, वो जैसे मैंने बोला 54 नदियां निकलती हैं यहाँ, 54 नदियां जा रही है भारत से बांग्लादेश। तो जहां से जब नदी गुजर रही होगी तो वहां पे भाई नदी के बीच में तो आप दीवार नहीं बना सकते ना कि भाई ये तेरी इलाका या मेरा इलाका।
तो जहाँ जहाँ नदियां निकल रही, जहाँ जहाँ दलदल है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े जंगल है, वहां पे जो बॉर्डर है ना वो पोरस है। पोरस मतलब ज्यादा वहां पे कड़ाई नहीं है, तो बहुत सारे लोग इसलिए भाग आते हैं, इसलिए भारत बांग्लादेश के बॉर्डर में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, शरणार्थी बहुत सारे भाग आते हैं यहाँ से। ठीक है। और इसके लिए अभी 1 साल पहले जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय, उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका नाम था बोल्ड QIT। उसका अच्छा नाम है, अरे यही है शायद, बोल्ड QIT, से बॉर्डर में, चलो एक नाम याद, अभी नाम नहीं आ रहा, बता दूंगा मैं। असल में एक योजना चलाई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उसके तहत जो हमारी बॉर्डर्स है ना, तो जहाँ जहाँ जमीन है वहां तो दीवार बना दे, दीवार मतलब जाली लगा देंगे। और जहाँ नदियां चल रही हैं, अब नदी कहीं है तो वहां पे हम एक तरह से कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल बॉर्डर बना रहे हैं, लेजर लाइट डालते हैं वहां पे, एक तरह से क्या कहूँ मैं, करंट का फैलाव करते हैं, मतलब अगर कोई नदी के सहारे भी क्रॉस करना चाह रहा है तो वो कर ना पाए। उसका अच्छा नाम है, ये भूल रहा हूँ मैं, अभी देखिए जुबान पे नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें लिखा भी नहीं है, और बता दूंगा कोई में। ठीक है। और सबसे ज्यादा पोरस बॉर्डर हमारे बांग्लादेश के साथ है, पहले तो बहुत बड़ी है, 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है। दूसरा, इतनी सारी नदियां जब यहाँ से क्रॉस कर रही हैं, तो बहुत सारे लोग जो नदियों के सहारे भाई नाव लेके आ जाते हैं, इधर से इधर निकल आए, जैसा कि हमने देखा था पेंगोंग से, पेंगोंग सो लेक के बारे में, जो भारत और चीन के बीच में, वहां भी यही दिक्कत होती है। वीजा हर देश में लगता है जाने के लिए। वीजा मतलब होता है कि वो देश आपको बुलाना चाहता है, एडमिट कार्ड, जिस तरह आप पेपर में बैठते हैं, उसके पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, उसी तरह वीजा एक ऐसा एडमिट कार्ड है जो वो देश जारी करता है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। ठीक है। तो वीजा तो सब देश में लगता है, सिर्फ नेपाल को छोड़ के। नेपाल और भूटान जाने के लिए वीजा नहीं लगता है। ठीक है। अब जब इतनी बड़ी बॉर्डर है, तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो मेरे पास थे, वो बांग्लादेश के इलाके थे, और कुछ ऐसे इलाके थे जो मेरे इलाके थे, वो बांग्लादेश के अंडर में थे। जैसे मान लीजिए मेरा ये भारत है, भारत के कुछ हिस्से ऐसे थे टापू ओपू जो बांग्लादेश के हिस्से थे, और कुछ मेरे ऐसे टापू थे जो बांग्लादेश के पास थे। तो हाँ, लगता है बांग्लादेश जाने के लिए वीजा लगता है। तो 2015 में एक बड़ा ही हिस्टोरिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, हम लोगों ने ये जो इनक्लेव थी ना, कॉलोनी थी, उसको एक्सचेंज कर लिया। हमने बोला कि जो जमीन तुम्हारे पास है ना, वो तुम रख लो, और जो जमीन मेरे पास है वो हम रख लें। पहले यही विवाद हुआ करता था कि भाई भारत के अंदर भी बांग्लादेश की कुछ कॉलोनी है। अरे बताएंगे यार, ऐसे सवाल एक बार पूछो, भी कहानी सुनो पहले। ठीक है। एक लैंड बॉर्डर बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, जो एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव था, मतलब जो इलाके तुम्हारे, जैसे मान लीजिए मोटे तौर पे ये इंडिया है और ये बांग्लादेश, यहाँ पे एक कॉलोनी है जो बांग्लादेश की है, और यहाँ पे एक कॉलोनी है जो इंडिया की है। तो जब इस कॉलोनी में कोई व्यक्ति रहता है तो उस पे नियम चलते हैं बांग्लादेश के, और इस कॉलोनी में कोई व्यक्ति रहता है उस पे नियम चलते हैं इंडिया के। तो बड़ा कंफ्यूजन है ना कि चारों ओर बंगाल बांग्लादेश के नियम चल रहे, बीच में भारत का नियम चल रहा। तो ये 2015 में तय हुआ कि भाई जो इधर की जमीन है ना वो तुम ले लो, इधर वाली जमीन हम ले लें। इसे कहा गया था, भारत बांग्लादेश के बीच में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। और अगर इकोनॉमी की बात करें, तो बांग्लादेश साउथ एशिया में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और अच्छा खासा ट्रेड होता है हमारे और उसके बीच में। बांग्लादेश जो है दुनिया में सबसे बड़ी एक तरह के है, तो टेक्सटाइल में ये दुनिया का मास्टर आदमी है। टेक्सटाइल बहुत, यानी कपड़े का बहुत बड़ा उद्योग है बांग्लादेश के पास। और हमने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की थी एक MCQ में, उसमें भी बांग्लादेश हमारा साथी है। एक हम लोग चाह रहे थे कि यार, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई यूरोप में आप अपनी कार उठा के जाइए, एक देश से दूसरे देश निकलते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बस बीच बीच में टोल नाके पड़ते हैं। आपने उस टोल नाके को क्रॉस किया तो हो सकता है आप जर्मनी से कहाँ पहुंच गए, फ्रांस पहुंच गए, या आप लिथुआनिया से लातविया पहुंच गए, या हंगरी से पोलैंड पहुंच गए। यूरोप में बहुत ऐसा कॉमन है, अपनी कार लेके जाओ, पूरे पूरे देश घूम जाओ, क्योंकि पहले तो एरिया बहुत छोटा सा है, दूसरा वहाँ पे जो पूरा यूरोप जिसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन, उसमें शामिल वाले देश में ना एक बार वीजा लेना पड़ता है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि भाई यूरोप टूर दिया जा रहा है, यूरोप टूर, यूरोप कोई देश तो है नहीं, तो यूरोप टूर कैसे मिलता है? मतलब यूरोप जाने का एक ही वीजा लगता है, आप उस वीजे से बहुत सारे देश घूम सकते हैं। हमने भी सोचा कि हम भी ऐसा कुछ बनाते हैं ना यार, बहुत सारे देश अपने चिपके हुए जमीन से,
तो भारत सरकार ने एक BBIN प्रोजेक्ट शुरू किया, BBIN। इसमें हमने ये शुरू किया कि भारत से कोई कार उठाए अपनी, तो वो नेपाल घूमते हुए, भूटान घूमते हुए बांग्लादेश जा सकता है, और जब ये बांग्लादेश पहुंचने के बाद म्यांमार होते हुए थाईलैंड जा सकता है। तो एक प्रोजेक्ट हमने निकाला है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, कि इंडिया से कोई चले म्यांमार पहुंचे बाय रोड, और बाय रोड से थाईलैंड पहुंच जाए। और एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था कि भाई BBIN, ये भी क्या था, सड़क मार्ग से हम जा सकते थे, लेकिन दोनों अभी तक चालू नहीं हुए, ध्यान रखिएगा, दोनों अभी तक चालू नहीं हुए। लेकिन ये आप जान रखिए कि BBIN में कौन कौन से देश है और IMT में कौन कौन से देश, दोनों में भारत है। दोनों रोड रूट है कि भाई हम मोटर व्हीकल से नहीं, मोटर की सहायता से एक देश से दूसरा देश हम क्रॉस कर सकें। ठीक है, ये तो होगी कुछ फैक्ट की बातें। इससे फायदा ये होगा कि भैया हम, मान लीजिए मेरे पास कार है, मैंने BBIN वाली वेबसाइट में गया, मैंने अप्लाई किया कि मुझे घूमना है या मुझे जाना है, तो वहां से एक बार मुझे कागज निकलेगा कि हाँ आप BBIN के देशों में जा सकते हैं। तो बस मैं वो कागज का प्रिंट आउट निकालूंगा, अपनी कार में डालूंगा, पेट्रोल डालूंगा, निकलता जाऊंगा, जहां जहां जिस जिस देश की आर्मी या टोल वाले मुझको रोकेंगे, वो कागज दिखाऊंगा, मैं उस देश को क्रॉस कर लूंगा। एक वीजा तो नहीं कर सकते, लेकिन मतलब एक कागज से आप सारे देशों में घूम सकते हैं, निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब उन देशों की रोड आप उपयोग कर सकते हैं। तो COVID-19 बांग्लादेश की हालत बहुत पतली हो गई, भारत सरकार ने उसको बहुत सारी फंडिंग की, और भारत सरकार अपने आसपास के देशों को जिसे कहते हैं ना, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। जैसे हमने देखा था श्रीलंका को 400 मिलियन डॉलर की दी है। सबसे बड़े डिस्प्यूट की अगर बात करें भारत बांग्लादेश के बीच में, डिस्प्यूट है तो मैंने बताया, एक तो बांग्लादेशी रिफ्यूजियों का, कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, और अभी जो NRC और CAA को लेकर बात चली है उसको लेकर दिक्कत है। दूसरा, मैंने कल ही क्लास में बताया था, जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ भारत और भूटान, इन लोगों ने इसको साइन नहीं किया, बाकी सब लोगों ने साइन किया है, बांग्लादेश ने भी साइन किया है। तो जिसने BRI साइन किया, इसका मतलब वहां पे चाइना घुस गया है, वहां चाइना की प्रेजेंस है, चाइना हमारे सारे पड़ोसियों को अपने अंडर में ले रहा है। ये भी भारत की बड़ी दिक्कत है। दूसरा, भारत चाहता है कि BRI में आपने ज्वाइन किया तो ठीक है, लेकिन आप इसके जो डेप्ट ट्रैप है, जब इसके उधार के चंगुल में मत फंस जाना। भारत समय समय पे इसको सपोर्ट करता रहता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारी इसरो है, उसने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, उसका नाम था सार्क सैटेलाइट। तो सार्क सैटेलाइट जो है वो सारे देशों के लिए है, सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के। मतलब सार्क में 8 देश आते हैं, पाकिस्तान के अलावा वो बाकी जो 7 देश है उनके लिए इसरो ने बकायदा सैटेलाइट लॉन्च की, उसका फायदा बांग्लादेश भी उठाता है। हम बांग्लादेश को जो वेदर फोरकास्टिंग उसमें मदद करते हैं, मतलब हमारे पास जो सैटेलाइट है जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, और जो हमारा भुवन है, इसरो ने बनाया है, गूगल मैप का ही सब्स्टिट्यूट है भुवन, उससे हम बांग्लादेश में होने वाले किसी भी हलचल को, वहाँ कोई तूफान आ रहा है, वहाँ कहीं भूकंप आ रहा है, वहाँ कोई ज्वालामुखी, वैसे ज्वालामुखी तो है ही नहीं, और भी कोई दिक्कत हो रही है मौसम को लेकर, तो हम उनको अलर्ट कर देते हैं, इससे उनका काफी फायदा हो जाता है। ठीक है, अब बांग्लादेश हमसे सपोर्ट मांगता रहता है, हम उसको देते रहते हैं हर चीज में। अब बात कर लेते हैं ये दिक्कत क्या है। ये अब ये माइंड मैप में चलते हैं, थोड़ा सा माइंड मैप और अच्छे से क्लियर करेगा आपको। ये माइंड मैप मैंने IS बाबा की वेबसाइट से उठाया है, बाबा जी बैठे हैं यहाँ पे ध्यान की मुद्रा में। अरे बेटा, जब BBIN बनेगा ना, तब देखेंगे कौन सा पेपर मिलेगा। अभी तो ये एक रोड प्रोजेक्ट है कि हम चाह रहे हैं, जिस तरह यूरोप में एक ही बार परमिशन लेके सारे देश घूम सकते हो अपनी कार से, तो जो जो देश मुझसे लगे हुए हैं, जिनकी सरकार मेरी के साथ हमारे दोस्ताना संबंध है, देखो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत से हम कार उठाएं, अमृतसर से कार उठाओ लाहौर चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान है वो, और पाकिस्तान पे सिक्योरिटी इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन भूटान से, नेपाल से तो हमारे अच्छे संबंध है। तो हम लोगों ने सोचा कि BBIN प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे भारत से, बी फॉर भारत, सॉरी, बी फॉर एक तरह से भूटान, फिर I फॉर इंडिया, एक फॉर बी फॉर बांग्लादेश, N फॉर नेपाल। इससे हम क्या है, हम घूम सकेंगे। हमारे लोग, मान लो कोई व्यापारी अपना ट्रक लेके निकला है, उसको 4 देश में सामान देना है, तो एक ही बार कागज लेगा और देता चला जाएगा। इन पे बात चल रही है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है ना, वहां पे इतनी ज्यादा अस्थिरता है कि हम किसी देश से बात करें, मान लो श्रीलंका से बात करें कि चलो हम अगले महीने से कुछ हमें करना है, तो मालूम चले श्रीलंका का मूड खराब हो, और जिस तरह कोलंबो पोर्ट से हमें आउट किया, उस तरह बोले भैया ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। बांग्लादेश के साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। म्यांमार में 2 महीने पहले हम जिस सरकार से बात कर रहे थे, आज उस सरकार की मुखिया ही जेल में बैठ गई है, वहाँ मिलिट्री का शासन हो गया है। नेपाल तो कभी हमसे अच्छे से बात करता, कभी सुबह उठ के बोलता है कि राम जी यहीं पैदा हुए थे, इसलिए अयोध्या यहीं है।
इतनी अस्थिरता है कि हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हम सोचते हैं वो हम पूरा नहीं कर पाते, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में सोचा गया है, उसके बारे में है, आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ है। जब ये बनेगा तब देखेंगे कौन कौन सा कागज लगता है। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखो, भविष्य में मत खो जाया करो कि जब बनेगा तो क्या होगा। जब बनेगा तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस माइंड मैप पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। माइंड मैप मतलब ये होता है एक ही पेज में, इसे हम एक तरह से कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, एक ही पेज पे हम सारी बातें कर लें। तो पहले देखिए, भारत कोऑपरेशन करता है हेल्थ सेक्टर में। बांग्लादेश को जो भी चिकित्सा से जुड़ी हुई दवाइयां हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो मेडिसिन हैं वो सब हम देते हैं। हम डिफेंस में बांग्लादेश को बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी हमने मिसाइल्स उसको दी हैं, जो जो उसने हमसे मांगा है, अगर हमारे पास है तो हमने उसको दिया है, हम मना नहीं करते। ठीक है, 54 नदियां भारत से बांग्लादेश गुजरती हैं और उसको पानी को लेकर विवाद है, इसके लिए एक ज्वाइंट रिवर कमीशन बना हुआ है कि भैया उसमें दोनों देशों के अधिकारी बैठते हैं और किसी भी नदी के पानी को लेकर विवाद होता है। क्योंकि ये विवाद कब होता है? ये विवाद होता है बारिश के समय, क्योंकि नदियां बारिश में बाढ़ मतलब उफान में रहती हैं। तो बांग्लादेश बोलता है कम कम पानी छोड़ देंगे तो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी, और हम बोलते हैं यार पानी नहीं छोड़ेंगे तो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी। तो एक दिक्कत तो होती है बारिश के समय, दूसरी दिक्कत होती है गर्मी के समय जब नदियों में पानी नहीं होता। तो बांग्लादेश बोलता है पानी मत रोकना, नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे, और भारत बोलता है अगर पानी तुम्हें सब छोड़ देंगे तो हम प्यासे मर जाएंगे। तो नदी को लेकर दिक्कतें होती हैं। ठीक है, बाउंड्री को लेकर दिक्कतें होती हैं कि भाई तेरी बॉडी बाउंड्री क्या, मेरी बाउंड्री क्या, क्योंकि मैंने बोला है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े घने घने जंगल हैं, वहाँ पे नदियाँ हैं, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे तो समतल जमीन कम है, पहाड़ ज्यादा है, क्योंकि वो हिमालय की पूछ है वहाँ पे, टेल ऑफ हिमालय से। तो उसके लिए भी एक जॉइंट बाउंड्री कॉन्फ्रेंस बनी हुई है कि बीच में अगर कोई विवाद होता है जमीन को लेकर तो हम लोग आपस में सुलझा ले। ठीक है, हमने उनकी जो एनर्जी जरूरतें हैं उसके लिए हमने उनको हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं, जैसे एक हम सुंदरबन की बात करें, सुंदरबन की, सुंदरबन भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, और बांग्लादेश में सुंदरबन का बहुत बड़ा एरिया आता है, हमारे पास कम आता है। अभी जो सुंदरबन डेल्टा बनता है वो ब्रह्मपुत्र बनाती है मोटे तौर पे, और ब्रह्मपुत्र वहां जब जाती है तो उसका नाम बदल जाता है। ब्रह्मपुत्र वहां जब जाती हो तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, पदमा। यमुना कहते हैं। और जब गंगा जब वहां पहुंचती है तो उसको हम पद्मा कहते हैं। और जब पद्मा और जमुना मिल जाते हैं उसको मेघना कहते हैं। तो मेघना नदी यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, तो उसको लेकर भी कई विवाद रहते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा हॉट स्पॉट है, ये यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, तो भी हम उसके लिए उनसे बात कर लेते हैं। ट्रेड में हमारा सबसे बड़ा पार्टनर बांग्लादेश बैठा ही हुआ है। ठीक है, कुछ इश्यूज है, जैसे तीस्ता, मैंने बोला है कि 54 नदियों में सबसे बड़ी नदी है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी के पानी को लेकर बड़ी दिक्कत होती है, कौन कितना पानी रोकेगा। उसका एनआरसी वाला इशू मैंने बता ही दिया आपको कि यार ये बहुत सारे बांग्लादेशी शरणार्थी जो है यहाँ पे हैं, और जो गैर मुस्लिम है वो नागरिक बनने वाले हैं, तो इसका बड़ा विवाद चल रहा है। रोहिंग्या वाला इशू जो है, रोहिंग्या असल में जब मैं म्यांमार पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो ये म्यांमार के लोग थे, वहां से इनके साथ दिक्कतें हुई, ये भाग के बांग्लादेश गए, और कुछ बांग्लादेश से भाग के भारत भी आ गए। तो हम बोल रहे हैं बांग्लादेश से कि रोहिंग्या को वापस ले लो, तो बांग्लादेश बोलता है रोहिंग्या को हम वापस क्यों ले भाई, मेरे देश के तो है ही नहीं, ये तो म्यांमार के हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हमारी आर्मी जो है अगर देखती है रात में बॉर्डर क्रॉस करते हुए तो गोली मार देती है। तो बॉर्डर क्लिंग्स बहुत सारी होती है, लीगल माइग्रेशन बहुत होता है। और कई बार बांग्लादेश के साथ हमने बहुत सारे वादे किए कि हम आपके यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट हम बना रहे हैं वहाँ पे रूपपुर में, रूपपुर में हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, हम और रशिया मिलके, इंडिया प्लस रशिया मिलके न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं रूपपुर में, हाँ बांग्लादेश में। कई सारे हाईवे हमने डेवलप किए वहाँ पे। लेकिन बांग्लादेश हमेशा ये कहता है कि यार आप जो वादा करते हो ना भारत से वो आप पूरा नहीं करते, इसलिए हम चाइना के पास चले जाते हैं। ये भी एक इशू रहता है कि भारत अपने कमिटमेंट टाइम पे पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, और बांग्लादेश जैसे मैंने बोला कि उसका एरिया, जैसे ये बांग्लादेश में बनाओ तो इसका एरिया काफी छोटा है, लेकिन आबादी बहुत है यहाँ पे, बहुत आबादी है यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, जितनी ज्यादा आबादी होगी उतनी ज्यादा इनको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, इनको उतना पानी चाहिए होगा, उतना खाना चाहिए होगा, उतनी नौकरी चाहिए होगी, उतनी इनको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए होंगी, उतनी एजुकेशन चाहिए होगी। तो ये भारत पे अमूमन एक तरह से कह सकते हैं भारत को अपना बड़ा भाई समझते हैं। और ये हमने देखा 2021 से मोदी जी को बुलाया गया कि भाई 50वां साल है हमारे स्वतंत्रता दिवस को, आप आइए। दूसरा, यहाँ पे रहने वाले लोग बंगाली बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में जो लोग हैं वही बंगाली बोलते हैं। असल में पहले तो बंगाली था ना, 1905 में कर्जन जब आया था उसने इसको दो हिस्से में कर दिया था, इसको बोला था ईस्ट बंगाल
और इसको अपना जो है वो वेस्ट बंगाल हो गया, और ईस्ट बंगाल बाद में हो गया ईस्ट पाकिस्तान, और 1971 में यही पूर्वी जो बंगाल था वो बन गया बांग्लादेश। तो यहाँ रीजनल पॉलिटिक्स बहुत सारी चलती है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में ममता दीदी थी, अभी भी है, बहुत कोशिश की लेकिन हारी नहीं। तो ये रीजनल पॉलिटिक्स ही बहुत चलती है यहाँ पे, और इसको लेकर भारत जो केंद्र सरकार है वो भी काफी ज्यादा सेंसिटिव रहती है। तो मोटे तौर पे हम ये देख सकते हैं कि बांग्लादेश को अपनी हर जरूरत के लिए भारत की ओर देखते हैं, और भारत भी उसको निराश नहीं करता, जितना हो सकता है वो करता है, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, भारत उसकी सहायता करता है जितनी हो सकता है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बहुत सी बातें हम पूरी नहीं भी कर पाते, या हम समय पे या टाइम पे, हम भी तो इतने बड़े देश, इतनी बड़ी आबादी लेके बैठे हैं, हमारे वह अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो कई चीजें हम कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते समय पे, तो फिर वो चला जाता है चाइना के पास। और मैंने बोला बांग्लादेश जो है वो BRI ज्वाइन कर चुका है, तो BRI ज्वाइन कर चुका है, तो चाइना का स्टेक यहाँ पे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो मैंने कहानी समझाई क्लियर हुई ना आप लोगों को अभी तक? यस। यस सर। आदित्य पूछिए क्या पूछना है। सर जब बांग्लादेश ने सर BRI ज्वाइन कर लिया तो सर फिर इंडिया उसको सपोर्ट क्यों करता है सर? क्योंकि अगर चाइना बांग्लादेश में एंटर हो गया तो सर इंडिया के लिए तो सर सबसे बड़ा सेफ्टी पर्पस सर खत्म हो गया ना यहाँ पे सर, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉर्डर तो अपन बांग्लादेश के साथ ही शेयर कर रहे हैं सर। तो चाइना तो अपने लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर देगा बांग्लादेश में एंटर हो गया तो। अरे तो ठीक है, उसने मान लो BRI ज्वाइन कर लिया, तो अगर हम उसका साथ छोड़ देंगे तो चाइना की गोद में बैठ जाएगा। हो सकता है कल को BRI वाला कॉन्सेप्ट वो कैंसिल कर दे, वो निकाल दे कि भैया हमें आपके साथ ज्वाइन, हम जो हमने आपके साथ समझौता किया था। BRI मतलब क्या? चाइना से किसी काम के लिए पैसा लेंगे, अपने यहाँ रोड बनाएंगे, अपने यहाँ स्कूल कॉलेज बनाएंगे। BRI मतलब ये नहीं कि हम चाइना की गोद में चले गए। सर लेकिन फिर तो सर वो डेप ट्रैप वाला काम हो जाएगा ना ये सर, है कि श्रीलंका आपने के जैसा। BRI में 100 करोड़ का लोन लिया है कि 1 लाख करोड़ का लोन लिया, अंतर ये हो जाता है। तो BRI इसने ज्वाइन किया, इसका मतलब इसको कोई डेवलपमेंट करना है, वो चाइना इसकी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी भी बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, और भारत चाहता है कि ये BRI में ज्यादा इंडल्ज ना हो जाए, ज्यादा BRI में कूद ना जाए। ये नहीं कि सारी उधारी वो चाइना से ही कर रहा है। ठीक है, तो हम छोड़ नहीं सकते ना यार। देखो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय कहा था, हम अपनी भूगोल नहीं बदल सकते। अगर मेरे देश में बांग्लादेश है तो है, मेरे बगल में भूटान है, तो हम अपना भूगोल नहीं बदल सकते। हम क्या कर सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। तो हम ऐसा थोड़ी ना भाई, चाइना ने BRI ज्वाइन करवा लिया तो कल को बांग्लादेश छोड़ भी तो सकता है, बोले कि नहीं चाहिए भैया, तुम्हारा जो उधार था अपना उधार पकड़ो और भागो यहाँ से। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा रूपपुर क्या है, तो रूपपुर जो है वो भारत और रशिया मिलकर बांग्लादेश में क्या बना रहे हैं, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब जिस तरह आपके रावत भाटा में है, कैगा में है, नरोरा में है, वैसे यहाँ पे रूपपुर में बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया प्लस रशिया मिलकर बनाए। ठीक है, ये है रूपपुर में। बेरूबारी केस क्या था? अरे यार ये अभी मैं बता नहीं सकता। असल में बेरूबारी एक जगह थी, बेरूबारी एक जगह थी भारत में आ रही थी, वो हमने बांग्लादेश को दे दी थी, लेकिन उस समय वो पाकिस्तान था, जो 1960 का केस। ठीक है, तो बाकी चीज मैं कई बाद में डिस्कस कर दूंगा अच्छे से इसको क्या था उसमें। हाँ, अब अगले 5 मिनट कोई सवाल नहीं करेगा, नहीं तो जो चीज बतानी है भूल जाऊंगा। अब आप देखो ये बांग्लादेश का जब मैप देखो, तो यहाँ पे देखो बड़ा, यहाँ पे देखो भारत का ऐसा लगता है कि बिल्कुल गर्दन पतली हो गई है, और ये जो रास्ता है सिर्फ इसी रास्ते से हम अपने इन 7 बहनों से मिल सकते हैं। इस रास्ते को बोलते हैं चिकन नेक। क्या बोलते हैं? चिकन, चिकन की, चिकन का गला, चिकन नेक बोलते हैं। मतलब ये पूरा एक मुर्गा है और इसकी ये गर्दन है, अगर इसकी गर्दन काट दे तो ये 7 बहन अलग हो जाएंगी। और ये जो ऊपर जगह है, ये सिक्किम मेरा हिस्सा है, सिक्किम और भूटान के बीच में देखो, सिक्किम भारत है, भूटान एक देश है, और बीच में ये जो जंक्शन है ना, ये चाइना है। अब आप देखो चाइना कितनी पास था यहाँ पे, इसी जगह पे एक जगह, यहीं पे एक लोकेशन, उसका नाम है चुम्बी वैली, चुम्बी, चुम्बी घाटी, ये चाइना का है। यहीं पे 2017 में विवाद हुआ था, इसे डोकलाम क्राइसिस कहते थे। पूरे जगह का नाम है डोकलाम, और यहाँ पे एक घाटी थी चुम्बी। तो ये देखिए ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे भारत है एक तरफ भूटान है, एक तरफ चाइना है, और यहीं पे आपकी चिकन नेक है। सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी है, सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी की। और हमारे लिए इतना क्रूशियल है ये कि अगर चाइना इसमें कब्जा कर लिया चिकन नेक पे, तो हमारे 7 जो राज्य है ना कट जाएंगे, मतलब हमारी गर्दन काट सकता है वो। इसलिए चाइना
और हमारे लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी पॉइंट यही है, क्योंकि देखो अगर ये गई ना, ये गर्दन कटी ना चिकन की, तो ये हमारे सातों जो राज्य हैं वो अलग हो जाएंगे। तो भारत के लिए बहुत ज्यादा ये रहता है, दिक्कत रहती है कि यार अभी क्या होता है, अगर हमें जाना है तो हमें इसी रास्ते से जाना होता है। अब आप खुद सोचो, अगर आपको त्रिपुरा जाना है, मैं इसको रेस करता हूँ, अब आप सोचो आपको त्रिपुरा जाना है, पश्चिम बंगाल में आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको त्रिपुरा जाना है, तो एक तो ये है कि बांग्लादेश होकर चले जाएं, कितनी पास है ना, ऐसे चले जाएं। और अगर नहीं, अगर यहाँ, अगर ऐसा, ये तो संभव नहीं है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से अपनी गाड़ी उठा के आप ये घूमते घामते, ये घूमते घामते ये त्रिपुरा आ रहा है, कितना लंबा चलना पड़ता है। ये तो एक आम आदमी की बात है। अब मान लो पश्चिम बंगाल से कोई सामान जाना है, यहाँ पे तो ट्रेड तो होगा, व्यापार होगा, हर कुछ जाएगा, तो इतना लंबा इनको चलना पड़ता है। इससे यहाँ के सामान की कीमत बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, दूसरा समय बहुत लगता है। जो चीज एक दिन में जा सकती थी वो 7-7 8-8 दिन में जाती है। फिर ये चिकन नेक में यहाँ पे जो हाईवे है उसमें जाम बहुत लगता है, बीच में कभी विरोध हो जाए, विद्रोह हो जाए, चक्का जाम हो जाए, हड़ताल हो जाए, आंदोलन हो जाए, तो यहाँ पे और चक्का जाम लग जाता है। तो इस छोटे से रास्ते की वजह से हमारे सातों जो राज्य है ना, ये हर चीज महंगी खरीदते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट अलग से है कि कल कोई चाइना इस पर कब्जा कर ले तो हमारे सातों राज्य अलग हो जाएंगे। तो हमने बांग्लादेश से बात की है कि यार जो हमारे, हम चाहते हैं आप हमें यहाँ से एक रास्ता दे दो कि हम सीधे त्रिपुरा पहुंच जाएं और यहाँ से अपने सातों बहन को अपना सामान दे देंगे। और इसके लिए कई सारी हमने रेलवे लाइन डाली है। अगर आप लोगों को याद हो, शायद एक बंधन एक्सप्रेस चलाई हमने, बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस ये ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ तक चली है ये आप लोग ढूंढेंगे बंधन एक्सप्रेस क्या है। दूसरा आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा जाने के लिए क्या कोई रेलवे लाइन है जो बांग्लादेश होके जाती है, ये आप लोगों को तोड़ना है। मतलब हमने बांग्लादेश से बात कर ली है, उसने हमें जमीन का रास्ता भी दिया है, हमारे पास एक बस सर्विस भी चलती है पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा जो बांग्लादेश होकर निकलती है, रेलवे लाइन भी चल रही है। और सबसे मेन जो चीज है वो है कि हम समुद्री रास्ते से चले जाएं। तो जब समुद्री रास्ते से हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने बांग्लादेश को, बर्मा को अप्रोच किया, मतलब म्यांमार को अप्रोच किया है। और उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, इसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट। वो जब म्यांमार पढ़ेंगे तब देखेंगे। मतलब कुल मिला के हमारा इशू आप समझ गए ना, ये हमारे पास इतने बड़े बड़े राज्य हैं लेकिन जाने का रास्ता छोटा सा, जैसे चिकन नेक कहते हैं, जाने आने में समय बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है और सिक्योरिटी थ्रेट भी है। अगर मान लो बांग्लादेश नहीं होता तो ये पूरा देश एक ही होता ना, फटाफट निकल जाते हैं। इसीलिए जब यहाँ पे कोई बड़ा पुल बनता है, जैसे असम में बोगीबिल पुल बना था और सारिया धुबरी पुल बना, या और भी कोई पुल बनते हैं तो इतनी बड़ी न्यूज इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत कम है। और आज भी हम सातों राज्यों में रेलवे लाइन नहीं पहुंचा पाए, आज भी नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, तो इतनी ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट या देरी से इसलिए हो रहा है कि हमारे पास कनेक्टिविटी बहुत छोटी सी। 1971 से पहले भी यहाँ सीधे पाकिस्तान ही था, लेकिन 1971 के बाद कम से कम यहाँ बांग्लादेश, और बांग्लादेश को हमने ही आजाद कराया है। इसलिए बांग्लादेश में जब जब इनकी सरकार रहती है, अवामी लीग की, अवामी लीग की अभी सरकार है, मतलब खालिदा जिया की सरकार रहती है, तो ये प्रो इंडिया है, मतलब ये भारत की सपोर्ट में रहती है। और एक दूसरी पार्टी, उसका नाम है, दूसरी पार्टी है उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जिसकी मुखिया है खालिदा जिया। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनती है तो ये प्रो चाइना है। जब खालिदा जिया यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनती है तो वो चाइना के हित में काम करती है। और जब अवामी लीग की, जैसे हमने भी अभी बात किया था, शेख हसीना, जब ये प्राइम मिनिस्टर बनती है तो ये भारत के हित की बात करती है। इन्हीं के पापा थे मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु कहा जाता है। उनके पापा ने ही बांग्लादेश को आजाद कराया था। मतलब एक जिस तरह भारत के राष्ट्रपिता है कौन, महात्मा गांधी, उससे बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है मुजीबुर रहमान, जो कि अभी तत्कालीन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के पापा जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, चिकन नेक को लेकर बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे लिए। और यहाँ पे देखिए कितनी पास चाइना बैठा हुआ है, कितनी पास। अब तो नेपाल भी हमारा दुश्मन हो गया है। तो नेपाल रिलेशंस पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या क्या दिक्कत चल रही है अभी। और इसलिए हम बांग्लादेश के साथ उसका हाथ नहीं छोड़ सकते बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश से हमारे बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश अगर हमें रास्ता दे दे, हाईवे दे दे, फटाफट यहाँ पहुंच जाए, और वो दे भी रहा है। लेकिन कोई परमानेंट अभी सोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रेलवे लाइन चल रही है। अब रोड सर्विस भी कहीं चलती है, बाकायदा बस से आप यहाँ से निकल सकते हैं, और पानी के रास्ते आप निकल ही सकते हैं। पश्चिम बंगाल से यहाँ से आप जाके यहाँ पे आ सकते हैं सीधे। अब दिक्कत हमारे साथ क्या होती है, अब देखिए पूरा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जस्ट बाद म्यांमार आ जाता है। इसलिए पानी के रास्ते हम
बांग्लादेश का उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए हम जाते हैं म्यांमार के पास और म्यांमार से हमने चाहा है कि हम यहाँ से होते हुए मिजोरम पहुंच जाएं। तो इसके लिए हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका नाम है कलादान। ये कलादान के बारे में अपन म्यांमार जब पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या है कलादान। हमारे बांग्लादेश से डिस्प्यूट क्या है ये मैंने बताया ना। एक तो बांग्लादेश रिफ्यूजी वाला डिस्प्यूट है कि भैया ये जो रिफ्यूजी है इनका क्या करेंगे, रिफ्यूजी वाला। फिर मैंने रिवर डिस्प्यूट बताया, कितनी सारी नदियां जो यहाँ से जा रही हैं उसका पानी कौन कितना रखेगा। उसके बाद मैंने बताया सिक्योरिटी इशू, बहुत सारे जो हथियारबंद लोग हैं, जो स्मगलिंग होती है खासकर इलीगल वेपन्स की, वो यहाँ से होती है, क्योंकि मैंने बताया बहुत जगह बॉर्डर जो है अपनी अच्छी नहीं है। ठीक है। चौथा जो इशू है वो ये है कि डिस्प्यूट ये है कि भाई बांग्लादेश ने BRI ज्वाइन कर लिया है तो वो चाइना के ज़्यादा करीब जा रहा है। ये हमारे लिए टेंशन की बात है कि हम इसको किस तरह अपने पास रखें मोटिव। और अभी जो NRC और CAA का विवाद चल रहा है, ये एक इशू है। एक इशू मैंने रोहिंग्या वाला बताया कि रोहिंग्या जो मुसलमान भारत में आए हैं बांग्लादेश होते हुए, हम बोल रहे हैं बांग्लादेश को तुम ले लो, बांग्लादेश बोलता है हम क्यों ले, हमारे यहाँ ही नहीं है, तो म्यांमार से आए थे। क्योंकि आप देखो ना, म्यांमार से बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है, तो जमीन के रास्ते भी आ सकते हैं या पानी के रास्ते भी बांग्लादेश घुस सकते हैं। और बांग्लादेश से घुसते ही ये सीधे भारत आ जाते हैं, क्योंकि भारत से बांग्लादेश की जो बॉर्डर है तो सबसे बड़ी। दूसरा, इतनी बड़ी बॉर्डर, 4000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर को सिक्योर करना बहुत बड़ा काम होता है, 4000 किलोमीटर। ये सब कुछ डिस्प्यूट है। ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लेना, कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। क्लियर रहा सभी को आज की क्लास? यस सर। यस सर। जी सर। तो आप लोग 1971 से 2021 तक की मोटी मोटी बातें सारे जान लिए हैं कि क्या क्या डिस्प्यूट चल रहा है।